जनरली एसिड्स को हम लोग एसोसिएट करते हैं H+ के साथ और बेस को हम लोग एसोसिएट करते हैं OH- के साथ, लेकिन कुल मिलाकर के हम लोगों को एसिड्स और बेसिस का 3 अलग अलग थ्योरीज पढ़ना है जो हम लोगों के सिलेबस में। पहला थ्योरी है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, यानी कि एसिड और बेस का डिफिनेशन 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट से समझाया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं कि एसिड कौन होता है, जो H+ डोनेट करता है, पानी में डालोगे H+ निकल जाएगा, एसिड है, और पानी में डालोगे OH- निकल जाएगा तो वो बेस है। एसिड्स आर H+ डोनर्स एंड बेस आर OH- डोनर्स। कुछ एग्जांपल्स भी ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। एसिड के लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा बहुत सारा और एसिड्स है। बेसिस के लिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा बहुत सारा हाइड्रोक्साइड है जो बेस के ऐसा काम करता है। इनफैक्ट जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में बेस है, सारा मेटल हाइड्रोक्साइड जो OH- होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्साइड आयन। सारा मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर्हेनियस बेस के जैसा काम कर सकता है। ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड के लिए कहा जा रहा है कि एसिड जो है वो है प्रोटॉन डोनर्स। इनफैक्ट आप ध्यान से अगर देखोगे तो सिर्फ टर्म थोड़ा चेंज हो गया, यहां पे प्रोटॉन का टर्म एक इंट्रोड्यूस हो गया है, जहां पे हम लोग यहां पे सिर्फ H+ का बात कर रहे थे, बट दोनों है तो बिल्कुल वही चीज। प्रोटॉन्स आर एक्चुअली H+ को ही हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार स्ट्रेट अवे बोल दिया जा रहा है कि एसिड्स कौन है, एसिड्स वो जो H+ देता है। और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या बोला जा रहा है, एसिड वो है जो प्रोटॉन दिया जा रहा है। इट्स जस्ट लाइक वी आर सेइंग कि भाई इंडिया या भारत, एक ही बात है, बस दो अलग अलग टर्म है। तो यहां पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स का डिफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस टर्म वो चेंज कर दिया गया ना। एसिड्स, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में एसिड को बोल दिया गया भाई H+ जो देगा वो एसिड है, और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में बोल दिया गया जो प्रोटॉन देगा वो एसिड है, बट प्रोटॉन तो H+ ही होता है, तो दोनों सेम ही है। ठीक है। हाँ, बेस का डिफिनेशन अलग है। आर्हेनियस वाले केस में बेस को बोला जा रहा था कि OH- को डोनेट करेगा, मतलब कि पानी में डालोगे OH- निकल जाएगा, बट ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में बोला जा रहा है कि बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। बिल्कुल अलग हो गया। ये कह रहा है OH- देगा, और ब्रॉन्स्टेड कह रहे हैं कि बेस कौन है, जो H+ लेगा। ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड के अनुसार एसिड H+ डोनेट करेगा और बेस H+ एक्सेप्ट करेगा। जैसे इस रिएक्शन को देखो, H2O + H+ गिविंग राइज टू H3O+। इस तरह का रिएक्शन आप लोग कई बार देखे होंगे कि इसमें H2O जो है वो एक H+ को गेन कर रहा है और H3O+ हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में आप लोग अगर देखो तो H2O ये H+ को गेन कर रहा है, तब वो बना रहा है H3O+। तो H2O इन दिस केस इज एक्टिंग एज बेस। ये बेस के ऐसा काम कर रहा है, ब्रॉन्स्टेड बेस के ऐसा। OH- कहां दे रहा है, ये OH- तो रिलीज नहीं कर रहा है, यानी कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये बेस नहीं है इस बार, लेकिन ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अनुसार ये बेस है क्योंकि H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये वाला डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है एसिड बेस का, वो यहां पे आप देखिए, थर्ड क्लासिफिकेशन है लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड्स कौन है, देखो लिखा हुआ है एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब यहां पे क्या गया, यहां पे प्रोटॉन था ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में। लेविस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे कौन एसिड है कौन बेस है, ये बिल्कुल बाकी दोनों से डिफरेंट है। इनफैक्ट थोड़ा सा यहां पे केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें एक डोनर एटम होता है, एक एक्सेप्टर एटम होता है। डोनर एटम के पास जरूरी है कि कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और एक्सेप्टर एटम के पास जरूरी है कि एटलीस्ट एक वेकेंट ऑर्बिटल हो, कोई भी एक वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट S, वेकेंट P, कोई भी एक वेकेंट ऑर्बिटल हो। ठीक है। तो कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो जिसके पास लोन पेयर होगा वो काम करता है एज डोनर। ठीक है। और जिसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होगा वो काम करेगा एज एक्सेप्टर, एज एक्सेप्टर। तो लेविस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो डोनर है वो होता है बेस, लेविस बेस, और जो एक्सेप्टर है वो होता है लेविस एसिड। देखो लिखा हुआ भी है एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स एंड बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। तो डोनर्स और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट कहां से आएगा, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आएगा कि जिसके पास लोन पेयर है वो है डोनर और वो कहलाएगा लेविस बेस, जिसके पास है वेकेंट ऑर्बिटल
वो है एसिड, लेविस एसिड, और वो एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। तो यहां पे देखिए N डोनर है, B एक्सेप्टर है, तो NH3 हो गया बेस और BF3 हो गया एसिड, और बीच में देखो यहां पे NH3 और BF3 के बीच में एक कोडेड बॉन्ड बन गया। तो ये कुल मिलाकर के 3 कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस का। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जिसके अनुसार हम लोग क्या बोलते हैं कि एसिड वो है जो H+ देगा, बेस वो है जो OH- देगा। ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, एसिड वो है जो H+ यानी कि प्रोटॉन देगा, बेस वो है जो H+ लेगा, एक्सेप्ट करेगा H+ को, ठीक है। और लेविस कॉन्सेप्ट के अनुसार जब भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो जो भी चीज डोनर के ऐसा काम करेगा, जो मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो हो जाएगा लेविस बेस, और जो एक्सेप्टर के ऐसा काम करेगा जिसके पास होगा वेकेंट ऑर्बिटल, वो हो जाएगा लेविस एसिड। कोई भी एक कंपाउंड है, अगर उसको हम पानी में डिसॉल्व किए, ठीक है, और वो घुलने के बाद अपने कैटायन और एनायन वाले फॉर्म में टूट गया, जैसे इसको देखो, ए बी एक कंपाउंड है, इसको पानी में आप डिसॉल्व किए, तो डिसॉल्व करने पर वो वहां पे एक्वस लिख दिए बिकॉज वो घुल चुका है, और वो अपने कैटायन और एनायन में अगर डिसोशिएट कर गया, टूट गया, इसी को डिसोसिएशन बोलते हैं कि कैटायन और एनायन में अगर टूट गया तो फिर वो कंपाउंड कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाएगा वो? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसको अगर आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो अपने कैटायनिक पार्ट और अपने एनायनिक पार्ट में डिसोशिएट कर जाएगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ? इसी का उल्टा, पानी में घोल दो, वो डिसोशिएट नहीं करेगा। तो अभी हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट टूटता है। अब इलेक्ट्रोलाइट भी ना दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसकी बात हम लोग करेंगे भी थोड़ी देर में। क्या डिफरेंस होता है देखो, जैसे ये ए बी ना एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पानी में आप घोले, डिसॉल्व हुआ और वो पूरा का पूरा टूट गया, पूरा, थोड़ा भी नहीं बचा। ये ए बी वाला जो फॉर्म है अनडिसोशिएटेड फॉर्म, वो बचा ही नहीं, वो पूरा का पूरा A+ और B- में डिसोशिएट कर गया। जब वो पूरा डिसोशिएट कर जाएगा मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 1, है ना। ये थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट है कि कोई भी एक कंपाउंड कितना फ्रैक्शन डिसोशिएट करता है अपने आयंस में, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दिस अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी एक कंपाउंड आप लेकर के आए तो उसका कितना फ्रैक्शन आयनिक फॉर्म में टूटता है, डिसोशिएट करता है, ठीक है। तो जो पूरा टूट गया वो कितना फ्रैक्शन हुआ? 1, है ना। परसेंटेज का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 100, और फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1। तो कितना फ्रैक्शन वो कंपाउंड अपने आयंस में टूटा, फ्रैक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1। कब होगा? जब वो कंपाउंड, जब वो इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा 100% अपने आयंस में ब्रेक कर जाए, वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा अपने आयंस में ब्रेक कर जा रहा है, यानी कि यहां पे आप देखो, यहां पे इरिवर्सिबल का साइन, रिवर्सिबल का साइन भी नहीं है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, पूरा का पूरा ब्रेक कर जा रहा है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा का वैल्यू है वो कितना है? वो है 1, 100% डिसोसिएशन। अगर ऐसा कहीं पर होगा तो उस इलेक्ट्रोलाइट को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो इसमें एक चीज और समझने का है, अगर मान लीजिए ये ए बी एक्वस का कंसंट्रेशन था पहले C इज व्हाट? कंसंट्रेशन, मोल्स पर लीटर, मोलारिटी, ठीक है। तो ये C कंसंट्रेशन का था। शुरुआत में जब डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ है उस समय A+ का 0 था, B- का 0 था। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पूरा का पूरा डिसोशिएट कर गया, तो ये कितना बचा? 0, पूरा फॉरवर्ड चला गया। अब यहां देखो, यहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहां भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो जितना ये मोल्स में फॉरवर्ड जाएगा उतना ही ये मोल्स में बनेगा। तो अगर इसका कंसंट्रेशन C गया है फॉरवर्ड 1:1 के रेशियो के वजह से ये A+ भी कितना बनेगा? C मोल्स पर लीटर, और ये B- भी बनेगा C मोल्स पर लीटर, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होगा कि जितना था पूरा खत्म, और ये पूरा का पूरा उसी प्रोपोर्शन में, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के प्रोपोर्शन में बन गया। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। वैसे भी हम लिस्ट आप लोगों को बता देंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो Na2CO3 को आप पानी में डिसॉल्व किए, घोले, और ये इरिवर्सिबली कंप्लीटली डिसोशिएट कर गया अपने आयंस में। अब यहां पे देखो सोडियम 2 था तो इसको बैलेंस भी तो करेंगे हम लोग आयनिक फॉर्म में, तो यहां पे 2Na+ हो गया और कार्बोनेट 1 था तो CO3 2- हो गया, ठीक है। इसका हम लेकर के आए 0.1 m, यही कंसंट्रेशन है, 0.1 मोलर बोलते हैं इसको, मोलारिटी इज 0.1, मोल्स पर लीटर इज 0.1। तो ये 0.1 मोलर हम लेकर के आए, यही कंसंट्रेशन C। शुरुआत में ये दोनों 0-0 था, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये फाइनली कितना हो गया? 0, खत्म हो गया पूरा।
अब यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो जितना ये फॉरवर्ड जाएगा उसका डबल ये बनेगा, है ना। तो ये फॉरवर्ड कितना गया 0.1, बिकॉज ये तो पूरा खत्म हो गया, तो पूरा 0.1 फॉरवर्ड चला गया, तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये 0.2 बन गया, डबल बन गया इसका कंसंट्रेशन का। यहां पर देखो ये 1 है और यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो जितना ये फॉरवर्ड जाएगा मोल्स में उतना ही कार्बोनेट बनेगा। तो ये अगर 0.1 m फॉरवर्ड गया, देखो ये 0.1 m गया, तो वो आप लोगों को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा और उसी रेशियो में वो फॉर्म कर जाएगा। ध्यान रखना ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो जितना भी इनिशियली आप लिए थे वो पूरा का पूरा फॉरवर्ड जाएगा और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आयंस बनेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है। अब यहां पर देखिए हम लिस्ट दे रहे हैं आप लोगों की स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन है, जस्ट अ मिनट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन है, एसिड्स तो बहुत सारा होता है, हम लोग इवेंचुअली इस चैप्टर में बात करना है सिर्फ आर्हेनियस और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट का आप लोग को हम बता चुके हैं, और आर्हेनियस और ब्रोंस्टेड दोनों ही कॉन्सेप्ट में एसिड्स तो सेम होता है जो H+ देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है, लिस्ट आपके सामने है, HCl, HBr, HI, ठीक है, HF नहीं है, ग्रुप 17 का हाइड्रा एसिड्स है ये सब, तो HF नहीं, HF वीक हो जाता है। HCl स्ट्रॉन्ग है, HBr स्ट्रॉन्ग है, HI स्ट्रॉन्ग है। देखो इनऑर्गेनिक का पार्ट है जिसमें हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वगैरह सब कुछ सीखेंगे, बट अभी ये लिस्ट याद कर लो जो स्ट्रॉन्ग एसिड से जो कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा। देन यू हैव HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। तो अभी के लिए ये 6 एसिड का नाम आप ध्यान में रखो जो कि है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और इसके अलावा और जितना भी एसिड्स आप लोग नाम सुनते होंगे लाइक CH3COOH एसिटिक एसिड, अभी लिस्ट लिखवा देंगे आप लोग को, HCOOH फॉर्मिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, मतलब इनके अलावा और जो भी एसिड का आप नाम जानते हैं वो सब का सब है वीक एसिड्स, ठीक है। और ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स कैसे काम करता है वो बस इसके बाद आने वाला है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में अब ये सारा एसिड अगर रहेगा तो उस इस तरीके से आप लोग पूरा का पूरा डिसोशिएट कर देंगे, इसको पूरा डिसोशिएट इरिवर्सिबली, और उसके अकॉर्डिंग आयंस आप लोग फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का एक लिस्ट है वैसे स्ट्रॉन्ग बेस का भी लिस्ट है। आप लोग को हम बोले क्या, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो भी मेटल हाइड्रोक्साइड्स होता है वो सब का सब होता है बेसिस, ठीक है। तो यहां कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड्स का आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा है, वो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, जिसमें यहां पे लाइन से देखो ये 5, ये हो गया अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड्स। अल्कली मेटल किसको बोलते हैं, ग्रुप 1 का मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये पांचों अल्कली मेटल्स होता है, और उसका हाइड्रोक्साइड सब है स्ट्रॉन्ग बेस, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ऑल अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसेस। ग्रुप 2 का जो मेटल होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्कलीन अर्थ मेटल्स। तो अल्कलीन अर्थ मेटल्स का नीचे का जो 3 है कौन कौन होता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनका जो हाइड्रोक्साइड्स है वो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड्स एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड्स, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेस का लिस्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, अल्कली मेटल का सारा हाइड्रोक्साइड्स और अल्कलीन अर्थ मेटल का नीचे का 3। तो ये हो गया आपको स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉन्ग बेस का लिस्ट जो याद होना चाहिए आप लोग को। इसके अलावा सॉल्ट्स, तो सॉल्ट्स के लिए एक बात आप लोग को हम बता दें, कोई भी नमक हो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट बोलने का मतलब अगर सवाल में आप मेंशन ही कर दिया भाई कि ये वाला नमक लेकर के आओ और इसका अल्फा का वैल्यू को 1 मत लेना, 0.5 ले लेना, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। बट हाँ, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो जितना भी सॉल्ट्स है, जितना भी नमक है, उसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दे विल अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो हो गया, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, अल्फा का वैल्यू 1 होता है। उसी के कॉन्ट्रास्ट में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएगा, जिसमें पार्शियल डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट नहीं पार्शियल, और अल्फा का वैल्यू 1 से कम होगा। तो जब भी हम लोग बात करें पार्शियल डिसोसिएशन का, तो ऑब्वियसली ये जो डिसोसिएशन वाला साइन है, एरो है, वो रिवर्सिबल का रहेगा। यहां पे ये जो साइन आप लोग को दिख रहा है, दिस साइन इज ऑफ रिवर्सिबल, यानी कि पूरा पूरा डिसोशिएट नहीं करेगा। अनडिसोशिएटेड कंपाउंड एंड डिसोशिएटेड आयंस, they'll be in equilibrium with each other in case of weak electrolytes which undergoes partial dissociation, alpha का वैल्यू less than 1, और यहां पे
ध्यान रखना है अनडिसोशिएटेड कंपाउंड और डिसोशिएटेड आयन आपस में इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन वाले चीज को लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग वाले केस में तो बड़ा इजी था। यहां देखो, इफ XY हैज इनिशियल कंसंट्रेशन C, जैसे कि हम लोग स्ट्रॉन्ग में लिए थे, और शुरुआत में तो इन दोनों का भी 0 होगा, ठीक है। अब इसमें अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू 1 नहीं है, 1 से कम है। तो यहां पे आप देखो, यहां पे आप जब कंसंट्रेशन C लेकर के आए हैं और अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सो आपका कितना पार्ट डिसोशिएट करेगा वो होगा C अल्फा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अल्फा होता है कि अगर आप 1m लेकर के आते तो कितना वो डिसोशिएट करता, अल्फा। तो अगर आप लेकर के आए C तो वो कितना डिसोशिएट करेगा, C अल्फा। बहुत सिंपल है। जो भी कंसंट्रेशन आप यहां लेकर के आएंगे, दैट कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इज द अमाउंट डिसोशिएटेड ऑफ दैट सॉल्ट, ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। तो यहां पे अगर आप लेकर के आते हैं 1 तो यहां पे लिखते हैं हम 1 अल्फा, यहां पे लेके आते हैं आप 2 तो यहां लिखते हैं हम 2 अल्फा, यहां पे आप लेके आए कंसंट्रेशन C तो यहां पे लिखेंगे C अल्फा। जितना भी लेके आओ उसे मल्टीप्लाई कर देना, तो बचेगा कितना, ये डिसोशिएट हुआ C अल्फा। तो लेके आए थे C और C अल्फा डिसोशिएट हो गया, फॉरवर्ड चला गया, तो ये हो गया C माइनस C अल्फा, इसका रिमेनिंग है, दिस इज रिमेनिंग। जो भी बचेगा वो लिखना है हम लोग को, ठीक है। आई गेस दिस इज क्लियर कि आप लेकर के आए थे कंसंट्रेशन C और डिसोशिएट कितना हो गया, C अल्फा, तो एक्चुअली बचा कितना, C माइनस C अल्फा, ठीक है। अब क्योंकि ये फॉरवर्ड गया है C अल्फा, 1:1 का रेशियो है, तो ये भी क्या बन जाएगा, C अल्फा, और ये 1:1 के रेशियो में ये भी बन जाएगा C अल्फा। आई गेस दिस इज क्लियर। वॉट एवर कंसंट्रेशन यू टेक देयर, यहां पे C के जगह पे, दैट कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इज द अमाउंट डिसोशिएटेड ऑफ दैट कंपाउंड, और फिर ये इधर आयंस कितना बनेगा, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, ठीक है। अब यहां देखो, क्योंकि यहां पे इक्विलिब्रियम का साइन है, तो यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड होगा, विच इज Kc। Kc इज व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज डिफाइंड फॉर ऑल द रिवर्सिबल रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और Kc का इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस अ कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय y माइनस अ कंसंट्रेशन डिवाइड बाय x बाय कंसंट्रेशन लिख दिए, और इनका कंसंट्रेशन का जो वैल्यूज है C अल्फा और C माइनस C अल्फा, इसको लिख दिए, जहां पे आप लोगों को दिख रहा है कि एक C कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। कोई भी चीज यहां पे याद नहीं करना है आप लोगों को, हर चीज समझते हुए चलना है। अगर कहीं पे कुछ याद रखने वाला पार्ट होगा तो हम वहां पे मेंशन कर देंगे, इसको याद रख लो, ठीक है, बट अदरवाइज सिर्फ समझना है इसको। तो यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हो गया C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब यहां देखिए, हम लोग कुछ कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, देखो अल्फा का वैल्यू 1 से छोटा, तो ये बात पक्का है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू 1 हो रहा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा का वैल्यू 1 से छोटा है। यहां पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा का वैल्यू ना 1 के सामने बहुत ज्यादा छोटा है, नेग्लिजिबल है, जस्ट टू सिंप्लीफाई सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। बहुत टेंशन नहीं लेना है सर अपने मन से, कैसे आप मान लिए, आगे बहुत सारा बात करेंगे जहां पे बताएंगे कब नहीं मानना है, कब मानना है, बट यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोग को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि अल्फा का वैल्यू 1 के सामने नेग्लिजिबल है। सो इफ अल्फा इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो 1 माइनस अल्फा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1। अगर ये अज्यूम कर लेते हैं हम, तो वी कैन राइट 1 माइनस अल्फा, इफ अल्फा इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू 1, देन 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1, अप्रोक्सीमेटली 1। तो ये 1 माइनस अल्फा जो डिनोमिनेटर में आप लोगों को दिख रहा है, इसकी जगह 1 पुट कर दो, क्या इक्वेशन आ गया, Kc इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर और अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर Kc डिवाइड बाय C, ठीक है। कुछ भी नहीं याद करना है, बस यहां तक समझना है इस चीज को कि अल्फा आ गया रूट अंडर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, ठीक है। यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा लॉ निकल करके आता है, विच इज कॉल्ड ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। ये इस इक्वेशन से आ रहा है। देखिए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें ना आप डाइल्यूशन करने का मतलब होता है पानी मिलाए। जब आप सॉल्यूशन में वाटर मिलाते हैं ना, सॉल्वेंट वाटर, तो सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट होने का मतलब है कि आप उसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा है ऑन डाइल्यूशन, दैट इज ऑन एडिशन ऑफ वाटर। अगर आप सॉल्यूशन में पानी मिलाते हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो जब आप डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है, कंसंट्रेशन घटता है, ये तो हम लोग को पता है ना। कोई भी सॉल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन घटेगा, और कंसंट्रेशन अगर घट रहा है तो यहां पे देखिए C डिनोमिनेटर में अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो अल्फा इंक्रीज करेगा, अल्फा विल इंक्रीज, ठीक है। एग्जैक्टली यही ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑन डाइल्यूशन दैट इज ऑन एडिशन ऑफ वाटर, अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस।
जब आप पानी इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा बाबू, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, और अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो अल्फा इंक्रीज करेगा। सो अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। आई गेस दिस इज क्लियर। एग्जाम में अगर कभी सवाल आएगा तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आता है कि एक सॉल्यूशन आपको दिया है, उसमें बाहर से वाटर ऐड कर दिया गया, पुराना वाला अल्फा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में और नया वाला अल्फा का वैल्यूज पूछ रहा है, तो एक बात तो पक्का है कि अगर आप पानी उसमें मिलाए हैं तो नया वाला अल्फा पुराने वाले अल्फा से ज्यादा होगा। तो कई बार इस तरह का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने से एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, ये एक लॉ हो गया। फिर एक छोटा सा और इफेक्ट है विच इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। ये थोड़ा हम समझा देते हैं ऊपर में आप लोग को, इसको देखो। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन है XY का, तो सॉल्यूशन में क्या है, जो XY डिसोशिएट नहीं हुआ बिकॉज ऑब्वियसली द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तो थोड़ा सॉल्यूशन में ये भी बचा हुआ रहेगा, और X प्लस और Y माइनस जो फॉर्म किया वो भी सॉल्यूशन में रहेगा। ठीक है, अब उस डब्बा में, उस सॉल्यूशन में आप बाहर से थोड़ा सा, मान लो ये X प्लस डाल देते हैं, बाहर से ये X प्लस थोड़ा सा डाल देते हैं बाहर से, ठीक है, एडिशनल एक्सटर्नली। तो आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, कि अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आप प्रोडक्ट को बाहर से ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट को डाल देते हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करता है। ध्यान होगा, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट टू अ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स द रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट डालोगे तो बैकवर्ड जाएगा और रिएक्टेंट डालोगे तो फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि ये जो आयन है इसको हम बाहर से ऐड कर दे रहे हैं, X प्लस को या Y माइनस को, आइदर दोनों में से कोई भी आयन को। उससे क्या होगा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल लगेगा और रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा यानी कि अल्फा का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। ध्यान देना, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जितना ज्यादा ये डिसोशिएट करेगा यानी कि जितना ज्यादा ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतना अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगा उतना अल्फा का वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ कॉमन आयन externally at equilibrium shifts the reaction backward direction as a result of ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। so degree of dissociation alpha decrease करता है। इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ये हम लोग को समझा दिए ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन आयन इफेक्ट। एडिशन ऑफ अ कॉमन आयन टू अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दिस DOD इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप एक कॉमन आयन किसको बोल रहे हैं हम, कि भाई उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस है उसी आयन का कोई कंपाउंड आप बाहर से डाल दो। यानी कि एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्यूशन है, दूसरा एक कंपाउंड आप बाहर से डाल रहे हो और इन दोनों में एक कॉमन आयन होना चाहिए, तभी तो वो कॉमन आयन इसमें ली चैटलियर्स प्रिंसिपल लगा के इसको बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ अ कॉमन आयन टू अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकॉज द रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, एक नया टर्म है यहां पे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। बहुत सिंपल डिफिनेशंस है, बट हाँ डिफिनेशंस पता रहेगा तभी एग्जाम में सही ऑप्शन आप टिक कर पाएंगे। एसिड के लिए बात हो रहा है, रिमूवल ऑफ 1H+ फ्रॉम एन एसिड फॉर्म्स इट्स कॉन्जुगेट बेस। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी एक एसिड है, ऑब्वियसली इस चैप्टर में लोग बात कर रहे हैं आर्हेनियस या ब्रोंसेट एसिड, दोनों के केस में यू हैव टू रिमूव H+। तो अगर आप किसी एसिड से एक H+ को रिमूव कर देते हैं तो जो भी चीज बनता है, जो भी कंपाउंड, जो भी आयन बनता है, उसको हम लोग कहेंगे उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। जैसे HCl से अगर एक H+ आप निकालते हो तो Cl- बनता है, तो ये Cl- कहलाएगा HCl का कॉन्जुगेट बेस। दिस Cl- इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड HCl। H2CO3 से ध्यान रखना, H2CO3 में 2 H+ निकलने लायक है, बट आपको निकालना कितना है, सिर्फ एक H+। H2CO3 से अगर आप एक H+ निकाले क्या बनेगा, HCO3- बाइकार्बोनेट आयन। So this HCO3- is conjugate base of which acid? H2CO3। वो conjugate हो जाएगा H2CO3 का। फिर H2CO3 में तो अभी एक H+ और निकल सकता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, H2CO3 से एक H+ निकाल दो, क्या बनेगा, CO3-2-। So this CO3-2- is conjugate base of what? HCO3-। एक H+ निकालना है, भले उसमें कितना भी H+ हो। ठीक है, निकालना सिर्फ एक है। तो ये हो गया एसिड का कॉन्जुगेट बनाने का तरीका। बेस का बात कर लेते हैं। बेस का डिफिनेशन है, देख लो, ये बेस का डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन है, दैट रिमूवल ऑफ 1 OH-। जैसे एसिड में हम लोग को एक H+ निकालना था, तो बेस में क्या करना है, एक OH- निकालना है फ्रॉम अ बेस, और एडिशन ऑफ 1H+
फॉर्म्स कॉन्जुगेट एसिड। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। एसिड में आर्हेनियस और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में सेम बात है कि आपको H+ निकालना है, तो उसका कॉन्जुगेट बनाने का तरीका बस एक ही है कि आपको H+ निकालना है। बेस के केस में आर्हेनियस कहता है कि OH- निकालो और ब्रोंस्टेड कहता है कि उसको एक H+ खिला दो। तो दोनों के रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेट हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर एक H+ एक OH- निकालते हैं बेस का तो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, या फिर उसको एक H+ खिला देंगे तब भी बन जाएगा, आइदर वे। ठीक है, जैसे यहां देखो KOH है, अब ये हाइड्रोक्साइड है तो ये आर्हेनियस के हिसाब से काम करेगा। एक OH- में से आप निकाल दिए तो K+ बना, सो दिस K+ इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस बेस KOH। ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, अगेन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, हाइड्रोक्साइड रिलीज करेगा, एक हाइड्रोक्साइड निकालना है तो एक हाइड्रोक्साइड निकाल दिया, क्या बन गया MgOH+ विच इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस बेस। यहां पे आप NH3 को देखो, NH3 हाइड्रोक्साइड नहीं है तो ये आर्हेनियस के हिसाब से काम नहीं करेगा, बट हाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये H+ खा सकता है। NH3 एक H+ खा रहा है, क्या बना रहा है NH4+ अमोनियम आयन। सो addition of one H+ also forms conjugate acid, so NH4+ is conjugate acid of this base NH3। आई गेस दिस क्लियर। एसिड वाले केस में आपको एक H+ निकालना है कॉन्जुगेट बनाने के लिए, बेस वाले केस में आपको या तो एक OH- निकाल दो इफ इट इज हाइड्रोक्साइड, या उसको एक H+ खिला दो अगर वहां पे ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है तो। एक एसिड में कितना H+ निकल सकता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वो एसिड मोनोप्रोटिक है, डाइप्रोटिक है, ट्राइप्रोटिक है, पॉलीप्रोटिक है, क्या है। प्रोटिक इज द वर्ड दैट कम्स फ्रॉम प्रोटॉन, है ना। अगर कहीं भी हम बोल रहे हैं कि एक एसिड मोनोप्रोटिक है, मोनो मीन्स वन, मतलब कि उसमें एक रिप्लेसेबल H+ है, सिर्फ एक H+ निकल सकता है पानी में डालोगे तो, जैसे HCl, HBr, CH3COH। ध्यान रखना ये वाला H रिप्लेसेबल है जो O से कनेक्टेड है, ये वाला नहीं है जो कार्बन से कनेक्टेड है, वो पानी में नहीं निकलेगा। कौन सा H निकलेगा? जो O से कनेक्टेड है। यहां पर तो खैर एक ही H है, ये वाला H है, तो ये सब हो गया मोनोप्रोटिक, आप पानी में डालोगे एक H+ निकलेगा। देन यू हैव डाइप्रोटिक, दो H+ निकलेगा, जैसे H2SO4 डाइप्रोटिक हो गया, H2CO3 डाइप्रोटिक हो गया। ठीक है, दो H+ निकल सकता है, इसमें से H2SO4 हो गया स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, डाइप्रोटिक भी है। और H2CO3 के लिए देखो यहां पे लिखा हुआ है इट इज वीक डाइप्रोटिक एसिड। ठीक है, देन यू हैव ट्राइप्रोटिक, हम लोग को ट्राइप्रोटिक तक ही पढ़ना है। ट्राइप्रोटिक में एक ही एग्जांपल हम लोग को ध्यान रखना है, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, 3 H+ है और ये ट्राइप्रोटिक एसिड कैसा काम करेगा। यहां पे कुछ एडिशनल बात आप लोग को बताएंगे। फॉस्फोरस में और दो एसिड्स और दो ऑक्सी एसिड्स होता है, एक होता है H3PO3, H3PO3। अब देखने में तो इसमें 3 H दिख रहा है आप लोग को, बट ये ना ट्राइप्रोटिक नहीं है, ये डाइप्रोटिक वाली लिस्ट में जाएगा, बिकॉज ये 3 H में से दो ही निकल सकता है, दो ही रिप्लेसेबल है। एक H फॉस्फोरस से कनेक्टेड है जो कि पानी में डालने पर नहीं निकलता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, 3 H दिख रहा है बट इट इज नॉट ट्राइप्रोटिक, दिस इज डाइप्रोटिक, बिकॉज ओनली 1 H इज रिप्लेसेबल, सॉरी ओनली 2 H इज रिप्लेसेबल एंड 1 इज नॉन रिप्लेसेबल विच इज कनेक्टेड टू फॉस्फोरस। ठीक है, और एक तीसरा एसिड होता है फॉस्फोरस का H3PO2, दिस हाइपोफॉस्फोरस एसिड। यहां पे भी आपको 3 H दिख रहा है, लेकिन ये तो मोनोप्रोटिक वाली लिस्ट में चला गया, इसमें सिर्फ एक H निकल सकता है और बाकी दो नहीं निकलेगा। जो दो नहीं निकलने वाला है वो फॉस्फोरस से कनेक्टेड है, जो एक निकलने वाला है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसको मोनोप्रोटिक वाली लिस्ट में रखें, किसको डाइप्रोटिक, किसको ट्राइप्रोटिक। अब यहां देखो, जैसे मान लो कि हम H2CO3 का एक एग्जांपल लिए वीक डाइप्रोटिक एसिड का और उसको डिसोशिएट कर रहे हैं पानी में। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे H2CO3 एक वीक एसिड है और डाइप्रोटिक भी है, तो कभी भी इसको डिसोशिएट करोगे ना क्वेश्चन में, तो इसमें दो H+ भले ही निकल सकता है, बट एक बार में दोनों को मत निकाल देना कि एक ही स्टेप में निकाल दिए, उसको एक एक करके निकालना है। जैसे यहां पे देखो H2CO3 से पहले हम एक H+ निकाल करके क्या बनाए, HCO3- है ना, और फिर सेकेंड वाले स्टेप में देखो HCO3- जो यहां बना था उसमें से एक H+ निकाल के क्या बनाए, CO3-2-। एक बार में दोनों मत निकालना, क्वेश्चन में गलती होने का चांस होगा, वो सेपरेट करके निकालोगे, उसी तरीके से एक्चुअली वो फंक्शन भी करता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो एक H+ निकाले SCO3-, फिर SCO3- से एक H+ निकाले CO3-2-। अब आप ध्यान से देखो, जो पहला वाला रिएक्शन है उसमें ये HCO3- काम कर रहा है एज बेस। कैसे बाबू, ये तो एसिड है H2CO3, तो इसका एक H+ निकालने के बाद जो भी चीज बनेगा वो कहलाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस, है ना। तो ये HCO3- इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2CO3, तो यहां पे हम लिख दिए बेस, है ना, कॉन्जुगेट बेस यानी कि बेस है पहला वाला रिएक्शन में। सेकेंड रिएक्शन पे अगर आप देखो तो HCO3- इसमें H+ रिलीज कर रहा है, तो इस रिएक्शन में HCO3- इज एक्टिंग एज एन एसिड,
और इसमें ये CO3 2- का कॉन्जुगेट बेस है। तो पहला रिएक्शन में HCO3- बेस कैसा काम कर रहा है, दूसरा रिएक्शन में HCO3- एसिड कैसा काम कर रहा है। इस तरह के आयन या कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एम्फीप्रोटिक आयन। एम्फीप्रोटिक आयन, ठीक है। एम्फी मतलब बोथ वेज, है ना, होता है एम्फीबियंस, जो जानवर पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, एम्फीबियंस। एम्फीडेक्स्ट्रस, जो आदमी दोनों हाथ से लिख सकता है, दूसरा दोनों हाथ फंक्शनिंग है प्रॉपर इक्विवेलेंट, उसको बोलेंगे एम्फीडेक्स्ट्रस। उस तरह एम्फीप्रोटिक यानी कि प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बोथ बिहेवियर दे कैन शो, इट कैन आइदर एक्सेप्ट प्रोटॉन और डोनेट प्रोटॉन, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, इसमें डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को। सो एम्फीप्रोटिक आयन, इसमें से कौन निकल के आया, HCO3-। HCO3- इज एम्फीप्रोटिक आयन। वो बेस और एसिड दोनों की तरह काम कर सकता है, H+ को गेन भी कर सकता है और H+ को रिलीज भी कर सकता है, ठीक है। और इसी में अगर ये तो आयन हो गया, इसी में अगर कैटायन में कोई मेटल को आप डाल दो तो पूरा का पूरा सॉल्ट बन जाएगा और उसको बोलेंगे हम लोग एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। जैसे याद देखो, यहां पे एनायन था, कैटायन में हम सोडियम डाल दिए तो NaHCO3 बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट इज एन एम्फीप्रोटिक सॉल्ट, ठीक है। तो कोई भी अगर वीक डाइप्रोटिक एसिड आएगा, H2CO3 इज व्हाट, वीक डाइप्रोटिक एसिड, तो उसमें से एक H+ दो निकल सकता है, एक H+ निकालने के बाद जो भी चीज बनेगा वो एम्फीप्रोटिक होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल इसका देते हैं, देखो H3PO4 का एग्जांपल लेते हैं। H3PO4 इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, वीक ट्राइप्रोटिक एसिड, यानी कि इसमें 3 H+ निकल सकता है लेकिन वीक है क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो एक एक करके तीनों में निकालेंगे। पहला H+ निकाले H2PO4-, फिर H2PO4- से एक H+ निकाले HPO4-, फिर HPO4- से एक H+ निकाले PO4-3-। इसमें पहला रिएक्शन अगर आप देखो तो उसमें ये H2PO4- काम कर रहा है एज बेस, ये एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस। और सेकेंड वाले रिएक्शन में वही H2PO4- काम कर रहा है एज एसिड, वो H+ रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो मेरे अनुसार ये H2PO4- हो गया एम्फीप्रोटिक आयन। यहां पे हम लिस्ट लिखेंगे कि इसमें कौन कौन बनने वाला है एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक कौन कौन बनेगा, तो सबसे पहला लिस्ट में आ गया H2PO4- इज एन एम्फीप्रोटिक आयन। पहला में बेस, दूसरा में एसिड। सिमिलरली इफ यू सी सेकेंड रिएक्शन में HPO4- इज एक्टिंग एज बेस, और थर्ड रिएक्शन में वही HPO4- इज एक्टिंग एज एन एसिड, H+ निकाल रहा है। तो ये भी एम्फीप्रोटिक की तरह काम कर रहा है। तो दूसरा कंपाउंड जो इसमें एम्फीप्रोटिक है वो क्या है, HPO4- तो अगर आप बोलोगे कि while dissociating H3PO4 how many amphiprotic ions are formed, 2 amphiprotic ions are formed, H2PO4- and HPO4- जो H+ गेन करे और H+ रिलीज करे, यानी कि जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सके, वो एम्फीप्रोटिक। तो ये तो आयन हो गया। कंपाउंड का बात करो तो इसमें एक माइनस चार्ज है तो एक कैटायन डाल दो, क्या बन जाएगा, NaH2PO4 इज एम्फीप्रोटिक सॉल्ट, ठीक है। और इसमें दो नेगेटिव चार्ज है तो दो आपको कैटायन डालना पड़ेगा, दो Na डाल दो, क्या बन जाएगा, Na2HPO4 इज अगेन एन एम्फीप्रोटिक सॉल्ट, ठीक है। तो आई गेस दिस क्लियर कि एम्फीप्रोटिक कब बनेगा, आइदर यू टेक अ वीक डाइप्रोटिक एसिड और उसमें से एक H+ निकाल दो, एम्फीप्रोटिक बन जाएगा, और यू कैन टेक अ वीक ट्राइप्रोटिक और उसमें से एक H+ निकालोगे तब भी एम्फीप्रोटिक बनेगा, और दो H+ निकालोगे तब भी एम्फीप्रोटिक बनेगा। सो इन जनरल on half neutralization of a weak diprotic acid, amphiprotic salt is formed, and on 1/3 and 2/3 neutralization of a weak triprotic acid, amphiprotic salts are formed.